चंदा गांव की रहने वाली थी। उसके कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, यहाँ तक कि उसकी 3 चोटी उसे सबसे अलग बनाती थी। लेकिन इस 3 चोटी वाली चंदा की शादी शहर के एक अमीर घर के लड़के से हो जाती है, जिसका नाम अमन था। अमन दिखने में बहुत हैंडसम था, लेकिन उसकी गवार गांव से ब्याह कर लाई पत्नी उतनी ही काली और बदसूरत थी। उसकी 3 चोटी उसे और भी मजाक का पात्र बनाती थी। एक रोज कोकिला किचन में काम कर रही थी। तभी चंदा अपनी सास कोकिला के पास आकर कोकिला से कहती है, माँ जी जल्दी चलो ना, देखो ना बाथरूम में पानी में से धुआं निकल रहा है, शायद बाल्टी में आग लग गई है। क्या बात कर रही है बहू? बाल्टी में आग, वो भी पानी में? चल दिखा कहाँ है। अब जैसे ही कोकिला बाथरूम में देखने जाती है तो वो देखती है कि पानी रॉड से गर्म हो रहा है। ये देखकर कोकिला अपना सर पीटते हुए अपनी बहू चंदा से कहती है, बहू पानी या बाल्टी में आग नहीं लगी है, इस रोड से पानी गर्म हो रहा था तो तूने मुझे खामखा ही डरा दिया। माँ जी मुझे नहीं पता ना ये सब, मेरे गांव में तो बड़े से तसले में पानी गर्म किया जाता है। हाँ बहू तुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुझे समझा दूंगी कि ये कैसे काम करता है। तभी दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब जैसे ही अमन ऑफिस जाने लगता है तो वो अपना पर्स ढूंढता है, और जब अमन को अपना पर्स नहीं मिलता तो वो अपनी माँ से पूछने जाता है। लेकिन कोकिला भी मना कर देती है कि उसने अमन का पर्स नहीं देखा। लेकिन अब जैसे ही अमन ऑफिस जाने लगता है तो चंदा अपने पति अमन से कहती है, सुनिए जी, ये रहा आपका वोटर, लेकिन मैं इसे तभी दूंगी जब आप मुझे एक पप्पी दोगे, तभी मैं ये दूंगी। रख लो ये वॉलेट, मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर चंदा उदास हो जाती है और वो अपनी सास कोकिला के पास जाकर अपने पति का पर्स देखकर अपनी सास को कहती है, माँ जी मैंने कहा था ना, आप कुछ भी कर लो, वो मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं, उन्होंने मुझे सुना दिया। बहू वो तुझे अपनी पत्नी मानेगा, तो चिंता क्यों कर रही है? उसे गांव की लड़कियां पसंद नहीं थी, लेकिन उसके बाप ने जाते जाते अपने दोस्त की लाज रखी और तेरी शादी अमन से करवा दी, और उसने भी अपने पिता के खातिर ये शादी की थी, वरना तो वो गांव की लड़की से शादी कभी नहीं करता। माँ जी मैं अब उनसे कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं उन्हें उदास नहीं देख सकती। चंदा अपने पति अमन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अमन को गांव की लड़की पसंद नहीं थी, और चंदा का 3 चोटी का लुक भी बहुत अजीब था, जो उसे और बदसूरत बनाता। एक रोज कोकिला की पड़ोसन विमला की बेटी सीमा, जो कि चंदा की दोस्त बन गई थी, उसका कोकिला के घर आना होता है, और चंदा भी सीमा को देखकर कहती है, सीमा तुम कब आई? कई दिनों से तुम भी घर पर नहीं आई थी, कोई जरूरी काम से कहीं चली गई थी क्या? भाभी वो माँ घर पर नहीं थी, तो घर के काम से फुर्सत भी नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, अब आंटी जी आ गई हैं, तो तुम आती रहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस घर में माँ जी के सिवा मुझसे कोई बात भी तो नहीं करता ना। भैया आप भी आपसे ठीक से बात नहीं करते क्या? छोड़ तू उनका, अपना बता। सीमा को भी पता था अमन भैया चंदा भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक रोज देर शाम अमन अपने घर ऑफिस से 2 दोस्तों को लेकर आता है, और अमन घर आते ही अपनी माँ कोकिला से अपने ऑफिस के दोस्त रोहित और मोनिका को मिलवाता है। तभी मोनिका अमन से कहती है, अमन अपनी माँ से तो मिलवा दिया, अब अपनी गांव वाली पत्नी से भी मिलवा दे। तुम लोग बैठो, मैं अभी उसे बुला लाता हूँ। अमन अपने दोस्तों को हॉल में बिठाकर अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी चंदा से कहता है, चंदा तुम्हें मैं आवाज भी लगाऊं तो तुम अपनी ये गंदी शक्ल लेकर बाहर नजर भी मत आना। जी आप जैसा कहें, मैं नहीं आऊंगी बाहर। अमन ये बोलकर हॉल में चला जाता है, लेकिन काफी समय बाद भी जब चंदा नहीं आती तो मोनिका अमन से कहती है, मुझे लगता है तू अपनी गांव वाली पत्नी से हमें मिलवाना नहीं चाहता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी दोस्त की बीवी से मिलकर ही जाऊंगी। मैं भी तो देखूं आखिर गांव की उस सुंदरी में क्या था जो अमन ने शहर की लड़की से शादी नहीं की। मोनिका इतना बोलकर अमन के कमरे की तरफ जाने लगती है, और अमन मोनिका को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन मोनिका अमन के कमरे में जैसे ही जाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि अमन की पत्नी को जो उसने देख लिया था। चंदा की 3 चोटियां, बिंदी, साड़ी, ये सब देखकर मोनिका जोर जोर से हंसने लगती है और अमन को आकर हॉल में कहती है, अमन टू गुड यार, क्या लगती है तेरी बीवी? क्या नाम था? चंदा।
यार फिर तू मेरा मजाक बना रही है। एक दो नहीं 3 चोटियां। ओह गॉड, बहुत ही सुंदर है तेरी बीवी। वैसे तेरे घर में तो नेटवर्क भी नहीं जाता होगा, एंटीना तो तेरी बीवी के ही पास है। बहुत हो गया मोनिका, तब से देखे जा रहा हूँ तू मेरी बीवी का मजाक बना रही है। अगर तू होती इसकी जगह तो। क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रही हूँ। वो जैसी भी है मेरी पत्नी है, तो क्या हुआ? वो नहीं है तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी, नहीं आता उसे मॉडर्न लुक में रहना, नहीं आती उसे इंग्लिश बोलनी। गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, तो क्या वो इंसान नहीं होते? उनके अंदर दिल नहीं होता? भाई तो गुस्सा क्यों हो रहा है? मोनिका तो बस मजाक कर रही थी। दोनों अभी के अभी मेरे घर से चले जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ और बोल दूं। ये सुनकर कोकिला को काफी अच्छा लगता है कि आज उसके बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। और जब अमन के दोस्त चले जाते हैं तो अमन अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो। और कोकिला भी अमन को खाना देते हुए अमन से कहती है, अमन मुझे पता है तुझे चंदा पसंद नहीं, लेकिन तुझे अपने दोस्तों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा नहीं माँ, वो चंदा के बारे में क्या क्या मजाक उड़ा रही थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई चंदा के बारे में कुछ भी कहे। हाँ, मुझे भी पसंद नहीं आएगा चंदा के बारे में कोई ऐसे कहेगा तो। चंदा को भी अच्छा लगता है कि उसके पति अमन ने उसके लिए अपने दोस्तों से लड़ाई कर ली, क्योंकि वो चंदा का मजाक बना रहे थे। अब अगले दिन चंदा के घर सीमा का आना होता है और वो चंदा के घर आते ही चंदा से कहती है, भाभी आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब आप भी शहरों की लड़कियों की तरह बहुत सुंदर बनने वाली हैं। क्या मजाक कर रही हो सीमा? मैं और सुंदर? नहीं, कभी नहीं। मुझ पर यकीन है ना आपको? तो आ जाओ मेरे कमरे में, मैं आपको मॉडर्न लुक देने वाली हूँ। अब सीमा चंदा के करीब 2 घंटे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब चंदा बाहर निकलती है तो कोकिला चंदा को पहचान ही नहीं पाती। कोकिला चंदा को देखकर कहती है, जी आप कौन? किससे मिलना है? सीमा ये तेरे साथ आई है क्या? चाची खा गए ना आप भी धोखा, ये आपकी चंदा है। क्या मजाक है, ये मेरी चंदा। ना वो तो इतने छोटे कपड़े कभी नहीं पहनती है। माँ जी मैं चंदा ही हूँ, आप भी धोखा खा ही गई ना। ये सब कैसे हुआ? मैंने तो सोचा कौन है ये सुंदर सी नारी। ये मेरे मेकअप का कमाल है, जो भाभी को पहचानने में आप भी धोखा खा रहे हो। अब देर शाम जैसे ही अमन घर आता है और जैसे ही वो गेट की घंटी बजाता है तो चंदा गेट खोलती है। और सुंदर सी लड़की को गेट खोलता देखकर वो हैरान था कि आखिर ये कौन है। तभी चंदा गेट खोलकर जाने लगती है तो अमन चंदा से कहता है, सुनो तुम कौन? मेरी कजन तो नहीं हो ना दूर की? ये सुनकर चंदा कोई जवाब नहीं देती। तभी अमन अपनी माँ को किचन से आता देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ ये कौन है? मेरी कोई बहन वहन तो नहीं है ना? नहीं तो खुद पूछ ले, बाकी ये कौन है? अब अमन अपने कमरे में जाता है तो चंदा भी वहीं होती है और वो चंदा से कहता है, अच्छा तुम मुझे जानती नहीं? तो ये तो बता दो कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो और मेरी चंदा कहाँ है? मैं ही आपकी चंदा हूँ। क्यों, पहचाना नहीं आपने मुझे? क्या चंदा तुम? ये कैसे हुआ? और तुम्हारी चोटी 3 थी, अब एक भी नहीं, तुम चंदा हो? हाँ मैं ही चंदा हूँ। अमन अपनी चंदा का बदला हुआ रूप देखकर हैरान था और वो अब चंदा को अपनी पत्नी का पूरा दर्जा भी देता है, क्योंकि अब चंदा पहले वाली चंदा नहीं रही थी, वो तो मॉडर्न हो चुकी थी। नीतू झुग्गियों में रहने वाली एक गरीब घमंडी लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में नरेश नाम के लड़के से हो जाती है, जिसके बाद उसका घमंड और बढ़ जाता है। और उसके ऐसे घमंडी स्वभाव को देखकर उसकी सास को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो कहती है, सच में बहू, अगर मुझे पता होता कि तू गरीब होने के बाद भी इतनी घमंडी है तो मैं तुझे कभी अपने घर की बहू नहीं बनाती। माँ जी मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? और वैसे भी गरीब घर से निकलकर अमीर घर में आना मेरी किस्मत है, इसमें आपने क्या किया है? आप तो बस एक जरिया हैं। इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है बहू। लोग कहते हैं गरीब घर की लड़कियों में बहुत संस्कार होते हैं, उनके अंदर किसी चीज का घमंड नहीं होता है। हमेशा गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर लाना चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा हो गया और अब मुझे लगता है कि मुझे किसी अमीर घर की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहिए था। मुझे उम्मीद है वो तेरे जैसी तो नहीं होती। माँ जी मुझे ताना मारने के सिवा और कुछ भी काम कर लिया करो, जरूरी नहीं है कि सारे काम नौकरी करें। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि जिस लड़की में गरीब होने पर इतना घमंड था तो अब तो उसके पास सब कुछ है, तब कहाँ उसका घमंड नीचे आएगा। लगता है मुझसे ही गलती हो गई तुझे पहचानने में। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है
और नीतू पर अपनी सास देवकी की बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय देवकी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति कॉटन की साड़ी पहने हुए अपने हाथों में एक छोटा सा बैग लिए उसके घर आती है और कहती है, कैसी हो देवकी तुम, और तुम्हारी बहू कैसी है? शांति तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ आज तुम्हारा? आज कैसे अपनी सहेली की याद आ गई तुम्हें? मैं ठीक हूँ और मेरी बहू भी। ऐसी बात नहीं है देवकी, याद तो तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन ये रोज रोज तुम्हारे घर पर आऊंगी तो तुम्हारी बहू सोचेगी मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अब तुम इतनी अमीर जो हो मुझसे। शांति, अगर मुझे अमीर गरीब से इतना फर्क पड़ता तो मैं अपने एक लौते बेटे की शादी एक झुग्गी में रहने वाली गरीब लड़की से नहीं करवाती। इसलिए आज के बाद अपने अंदर ये अमीर गरीब का फर्क मत रखना और ना ही करना। अच्छा ठीक है, तू जीती मैं हारी। अब कभी नहीं बोलूंगी तू अमीर है मैं गरीब हूँ। ये हुई ना सहेलियों वाली बात। लेकिन एक बात बता, मेरी बहू को देखने के लिए सब आए, लेकिन तू क्यों नहीं आई? तू समझती नहीं है देवकी, अब कोई बहू को खाली हाथ देखने थोड़ी ना आता है। और मेरी बहू रेणुका को सैलरी नहीं मिली थी इसलिए नहीं आई थी। अब जब मिल गई है तो जितना हो पाया उतना खर्च करके अपनी तरफ से अच्छी सी साड़ी देख कर लाई हूँ। पागल है तू जो इतना सोच रही है। तोहफा दिल से दिया जाता है, महंगा और सस्ता देखकर नहीं। मुझे उम्मीद है उसे पसंद आएगा। उसने वो गरीबों वाले दिन देखे हैं जो तू अभी काट रही है, इसीलिए वो क्या सोचेगी इस बात की तू चिंता मत कर। देवकी और शांति आपस में बात ही कर रहे होते हैं। देवकी की बहू नीतू वहाँ आती है, जिसे देखकर देवकी कहती है, बहू इनसे मिलो, ये अपनी पड़ोसन और मेरी सहेली शांति है। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। माँ जी, इनके कपड़ों की हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये आपकी जैसे अमीर औरत की सहेली होंगी, और ऐसे ही मैं आते जाते लोगों के पैर नहीं छूती हूँ। बहू ये तू क्या बोल रही है? कम से कम दूसरों के सामने तो अपना घमंड कम कर ले और थोड़ा प्यार से बोल ले। माँ जी, आपको तो मेरी हर बात में घमंड ही दिखाई देता है। मैंने इसमें घमंड नहीं दिखाया है, मैं तो बस जो सच है वही बोल रही थी। बस कर बहू, अब कुछ मत बोल, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा। शांति तुझे देखने आई है। आओ बहू, जरा मेरे पास तो बैठो। माफ करना, तुम्हारी मुंह दिखाई करने में थोड़ी देर हो गई। नहीं आंटी जी, वो क्या है ना कि आपके कपड़े और ये गरीब हालत देखकर मुझे आपके पास बैठने का मन नहीं है। आप माँ जी के साथ बैठिए, मैं नौकरों से कहकर आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। और रही बात देखने की, तो आपने मुझे देख भी लिया और बात भी कर ली। बहू रुक तो, ये देख मैं तेरे लिए तोहफे में साड़ी लेकर आई हूँ, देखकर बता कैसी है। अब अपनी सहेली की नई नवेली बहू को देखने के लिए खाली हाथ थोड़ी ना आती। शांति के कहने पर नीतू साड़ी का बैग उससे लेकर साड़ी को खोलकर देखती है और हंसते हुए कहती है, आंटी जी, आपके इस तोहफे में दी गई साड़ी से अच्छी तो हमारे घर की नौकरानी पहनती है। ये लीजिए आपकी साड़ी आंटी जी, और अपने जैसे किसी गरीब को दे दीजिएगा। लेकिन बहू, ये तोहफा मैं तेरे लिए बड़े प्यार से लेकर आई थी, रख ले बहू। बहू इस तरह किसी के तोहफे का अपमान नहीं करना चाहिए। इतना घमंड किस काम का है बहू? नहीं माँ जी, जो चीज मेरे काम ही नहीं आ सके वो चीज मैं रखकर क्या करूँगी। नीतू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी शांति दुखी मन से देवकी से कहती है, देवकी, तूने तो कहा था कि तेरी बहू खुद एक गरीब घर की है, वो मेरी गरीबी और मेरी परेशानी समझेगी, लेकिन ये तो तेरी गरीब घमंडी बहू निकली। मुझे अगर पहले पता होता कि तेरी बहू इतनी घमंडी है तो मैं कभी उसे देखने ही नहीं आती। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर देवकी को बहुत दुख होता है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय देवकी की धोबन उसके घर आती है और कहती है, मालकिन, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, अगर हो सके तो कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपके पैसे वापस कर दूंगी। हाँ बिल्कुल, तुम रो मत, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। तुम्हारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। मालकिन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। देवकी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर नीचे आती है और जैसे ही धोबन को देने चलती है तभी उसकी बहू नीतू वहाँ आती है और कहती है, माँ जी, आपका दिमाग तो ठीक है, ऐसे ही किसी भी गरीब भिखारी को पैसे दान में देती रहेंगी क्या? पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। बहू, उसके बच्चे की तबीयत खराब है, तभी वो इतनी शाम को हमारे पास मदद मांगने आई है और तुम इसे पैसे देने के लिए मना कर रही हो। क्या भरोसा है माँ जी कि ये सच बोल रही है? हो सकता है ये झूठ बोल रही हो।
मालकिन, मैं अपने बेटे की कसम खा के बोल रही हूँ, मेरा बेटा सच में बीमार है। माँ जी, आप जानती नहीं है, ये गरीब लोगों का कोई ईमान नहीं होता है। ये पैसों के लिए अपने बच्चे की झूठी कसम भी खा लेती हैं। बस करिए छोटी मालकिन, लेकिन आप भी कोई अमीर घर से नहीं हैं, एक गरीब झुग्गी वाली हैं। वो तो किस्मत अच्छी है जो आपको इतना बड़ा और अमीर ससुराल मिला। मैंने सोचा था कम से कम आप तो हमारी परेशानी समझेंगी, लेकिन माफ करिए बड़ी मालकिन, आपकी बहू तो एक गरीब घमंडी बहू निकली, जिन्हें अपने घमंड के आगे कुछ नहीं दिखता है। धोबन इतना कहकर बिना पैसे लिए ही वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर देवकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बहू तुझे किस बात का घमंड है? क्या है तेरे पास घमंड करने के लिए? शायद तू ये भूल गई है कि जिन गरीब लोगों को तू अपना घमंड दिखा रही है, तू भी उन्हीं में से एक है। अगर मैंने तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाया होता ना, तो आज तू भी उसी झुग्गियों में पड़ी होती, गरीबों के बीच। और अगर मेरे बेटे को पता चला कि जिसे मैं संस्कारी लड़की समझकर बहू बनाकर लाई थी, वो एक गरीब घमंडी बहू निकली जो उसकी माँ की कोई कदर नहीं करती है, तो वो तुझे 1 मिनट में घर से निकाल देगा। देवकी नीतू को उसके घमंडी स्वभाव के चलते जो कुछ सुना रही थी, उसकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ा उसका बेटा नरेश सुन लेता है। जिसके बाद वो घर के अंदर आकर अपनी माँ देवकी से कहता है, माँ, अब पता लगाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए नीतू, लेकिन मुझसे शादी करने की तुम्हारी हैसियत नहीं थी। मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की खुशी और जुबान के लिए तुमसे शादी करी थी, लेकिन अब जब वो खुशी ही नहीं रही तो तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तुम अपने घर वापस जा सकती हो। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपना ससुराल छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने घमंड में आकर अपनी हैसियत, सही गलत का फर्क सब भूल गई थी। माफ कर दीजिए आप लोग मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नीतू के माफी मांगने पर उसके घर वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे सुधरने का एक और मौका दे देते हैं। जिसके बाद नीतू अपने घमंडी स्वभाव को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करने के साथ साथ एक अच्छी बहू बनने की भी कोशिश करती है। रोहित अपनी माँ संचिता के साथ रहा करता था। रोहित काफी अच्छी कंपनी में काम किया करता था। ऐसे ही एक रात रोहित अपने ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। पर क्यों बेटा, आज तो इतना खुश क्यों है? कोई बात है क्या? कोई खुशखबरी है? और नहीं तो क्या माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। और आपको पता है माँ कि मुझे इससे भी बड़ा प्रमोशन मिलेगा और इसलिए मुझे नेपाल जाना पड़ेगा। और जब मैं वहाँ से आऊँगा ना, तो यहाँ मुझे अपनी कंपनी में एक नई पोस्ट मिलेगी। अब आप बताओ, ये खुशखबरी है या नहीं? सच में बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, कब जाना है तुझे नेपाल? माँ, बस कल ही निकलना है। बेटा तू बहुत काबिल लड़का है, पर ध्यान रखना मैं वहाँ नहीं रहूंगी, इसलिए तुझे अपना ध्यान खुद रखना है। और हाँ, वहाँ की लड़कियों से दूरी बनाए रखना। मैंने सुना है वहाँ की चिंगचोंग लड़कियाँ काफी तेज होती हैं। माँ, कैसी बात कर रही हो आप? इस तरह से अब रोहित रात का खाना खा लेता है और सो जाता है। अगली सुबह वो नेपाल के लिए निकल जाता है और जब वो नेपाल आता है तब वो नेपाल के एक होटल में रुकता है और अपने ऑफिस का काम शुरू करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन बाजार में उसकी टक्कर अंजुला से होती है। अंजुला काफी सुंदर और गोरी लड़की थी। उसको देखकर रोहित उसके ऊपर पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है और उसे बस निहारता रहता है। उसको देखकर रोहित अपने मन में कहता है, यार रोहित, नेपाली लड़कियां तो काफी सुंदर होती हैं। के तुम्हें अंधो छो, तिमीले देख्नु के एउटी केटी यटाबाट गेरोइक छे। क्या यटाबाट गई रे है? क्या बोल गई तुम? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। क्या तुम्हें हिंदी आती है? जी हाँ, हमको हिंदी आता, पर लगता कि आपको नेपाली नहीं आता। हम आपको बोलता कि आपका हम दिखाई नहीं देता। आप अंधा है का? नहीं, मैं अंधा नहीं है। मतलब मैं अंधा नहीं हूँ, पर आपकी खूबसूरती के पीछे मुझे कुछ दिखाई नहीं। रोहित की बात सुनकर अंजुला हंसते हुए चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है। समय के साथ अंजुला और रोहित की नजदीकियां बढ़ती है। समय के साथ रोहित अंजुला से शादी तक कर लेता है। रोहित नेपाल गया तो अकेले था, लेकिन जब वो वापस इंडिया आता है तो अकेले नहीं बल्कि अपने साथ नेपाली बीवी लाता है। अपनी नेपाली बहू को देखकर संचिता अपने बेटे से कहती है, बेटा ये किसको ले आया तू? देखने में तो चिंगचोंग लग रही है। माँ, ये चिंगचोंग नहीं बल्कि आपकी नेपाली बहू है। क्या कहा? नेपाली बहू?
हे भगवान, मैंने अपने बेटे के लिए ना जाने कौन कौन से सपने संजोए थे, लेकिन मेरे बेटे ने तो मेरे सारे सपने एक झटके में ही तोड़ दिए। मैंने तुझे कहा था कि नेपाली लड़कियां काफी चालाक होती है, लेकिन तूने फिर भी इससे शादी कर ली। माँ ये बहुत अच्छी है, खैर छोड़ो, हम दोनों का स्वागत नहीं करोगी आप? अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ, अब चाहे जैसे भी हो, मेरी नेपाली बहू तो है ही ना। हाँ हाँ बेटा, चलो अब तुम दोनों घर के अंदर आ जाओ। इस तरह से अब संचिता की नेपाली बहू घर में आती है, जिसके बाद अंजुला रोहित से कहती है, रोहित, कौन हुन ई महिला? इनी मेरी सासू हुन? हाँ। रोहित, ये क्या बोले जा रही है? ये मुझे जरूर नेपाली भाषा में गाली दे रही होगी। और तू कैसा बेटा है, अपनी माँ के लिए गालियाँ सुन रहा है और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। माफी करना सासू माँ, लेकिन हम आपका गाली नहीं दिया। हम रोहित से पूछा कि आप हमारा सासू माँ है का? अरे वाह, मेरी नेपाली बहू को हिंदी भी आता है, मतलब आती है। बहू, जब तुम्हें हिंदी आती है तो तुम हिंदी क्यों नहीं बोलती? आज से तुम हिंदी ही बोलना। सासू माँ, हमको हिंदी आता, पर थोड़ा थोड़ा। क्या? माँ ये बोल रही है उसको हिंदी थोड़ी सी आती है। अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अपनी नेपाली बहू को सब सिखा दूंगी। चल बहू, मैं तुझे अपने घर की रसोई दिखा देती हूँ, क्योंकि अब जब मेरी नेपाली बहू आई है तो उसको रसोई भी तो देनी ही पड़ेगी ना। अंजुला को हिंदी आती है और अंजुला काफी संस्कारी भी लग रही है। यही सोचकर संचिता उसे अपनाती है। इस तरह से अब संचिता अपनी बहू को अपनी रसोई दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। रसोई देखकर अंजुला खुद से कहती है, ये रसोई तो बिल्कुल नेपाली रसोई जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं खाना कैसे बनाएगा? यहाँ पर तो बर्तन ही नहीं दिख रहा। एक काम करता है, मैं अपनी सासू माँ के पास जाकर उनसे सब कुछ पूछ लेता है। इस तरह से अब अंजुला अपनी सास के पास जाती है और उसे कहती है, सासू माँ, मैं आपसे जानना चाहता था कि यहाँ पर बर्तन कहाँ रखा है? हमको बर्तन नहीं दिखा। बर्तन नहीं दिखा? पर बर्तन तो वहीं रखा है। कौन सा बर्तन चाहिए तुझे? सासू माँ, हमको मलाई पैन, छाल, तवा, कुकर चाहिए। तो क्या चाहिए? ये सब क्या है? रुको सासू माँ, हम आपको अभी अपना फोन में उसका फोटो दिखाता है। इस तरह से अब अंजुला को फोन में कढ़ाई, छलनी, तवा और कुकर की फोटो दिखाती है। उसको देखकर संचिता कहती है, अच्छा, तो तुझे कढ़ाई, छलनी, तवा और कुकर चाहिए। अरे ये बोलना बहू, चल मैं तुझे सब दिखाती हूँ। इस तरह से अब संचिता अपनी बहू को रसोई के सारे बर्तन दिखाती है और उसको सब समझाती है। लेकिन हमारी अंजुला को तो नेपाली खाने के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं था, और बस इसीलिए वो अपनी पहली रसोई में नेपाली खाना बनाती है। और जब वो खाना टेबल पर परोसती है, तब वो खाना देखकर संचिता अपनी बहू को कहती है, बहू ये क्या बनाया है तूने? सासू माँ, ये हम नेपाली खाना बनाया है। क्यों बहू, तू इंडियन खाना नहीं बना पाता? मतलब तुझे इंडियन खाना बनाना नहीं आता? नहीं सासू माँ, नहीं आता, लेकिन तामा यहाँ पकाऊ सीखने छू। क्या नेछू? क्या बोली तू? मतलब सासू माँ कि मैं यहाँ का खाना बनाना सीखेगा। अच्छा ठीक है, तू जल्दी सीख लेना, तब तक मैं इस खाने से ही अपना गुजारा कर लूंगी। इस तरह अब कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन मंजुला अभी तक अपनी रसोई में इंडियन खाना बनाना नहीं सीख पाई थी। ऐसे ही एक दिन जब अंजुला अपनी सास को फिर से नेपाली खाना परोसती है, तब संचिता को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बहू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, अंजुला बहू, ये क्या लगा रखा है तूने? अरे भाई, मैं मानती हूँ कि तू नेपाली है और तुझे इंडियन खाना बनाना नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू इंडियन खाना सीखेगी ही नहीं। मैं नेपाली खाना खा कर बोर हो गई हूँ, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अब ये खाना नहीं खाऊंगी। पर सासू माँ, संचिता अपनी बहू की एक नहीं सुनती और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और गुस्से में पूरा दिन बाहर नहीं निकलती। ऐसे ही रात को जब रोहित आता है, तब वो अंजुला की आंखों में आंसू देखता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर रोहित अपनी पत्नी से कहता है, क्या हुआ अंजुला, तुम्हारी आंखों में आंसू? उसकी ये बात सुनते ही अंजुला रोहित के गले लग जाती है और रोते हुए आज की सारी बात बताती है। ये जानने के बाद रोहित उससे कहता है, बस इतनी सी बात अंजुला, तुम भी ना बस इतनी सी बात पर रोने लगी। चलो मैं खाना बनाने सिखाता हूँ तुम्हें। तुमको खाना बनाना आता? अब वो मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, पर हम YouTube से देखकर बनाएंगे। इस तरह से अब अंजुला और रोहित दोनों ही किचन में खाना बनाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों से ही खाना नहीं बनता। रात को बर्तनों की आवाज सुनकर संचिता चुपके से अपने किचन के बाहर से अपनी बहू और बेटी को देखती है।
जहाँ वो देखती है कि अंजुला दुखी होकर रोहित से बोल रही है। रोहित, हम खाना नहीं बना पाया और हमारी मदद करने तुम आया, पर तुमको भी खाना नहीं बनाना आता, तो अब क्या करें? अंजुला कोई बात नहीं, माँ ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं होंगी। नहीं रोहित जी, मुझको नहीं लगता सासू माँ मानती। तुमको पता है, हमारी वजह से सासू माँ भूखा सोया। हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो हमको ये इंडिया रसोई बहुत जिम्मेदारी के साथ दिया, पर हम ये रसोई नहीं संभाल पाया। तुम चिंता मत करो अंजुला, सब ठीक होगा। चलो रात ज्यादा हो गई है, चलकर सो जाते हैं, सुबह का सुबह देखेंगे। इस तरह रोहित और अंजुला सोने चले जाते हैं। अगली सुबह रोहित खाना ऑर्डर करता है और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तब इंडियन नाश्ता देखकर संचिता उससे कहती है, अरे आज तो टेबल पर इंडियन नाश्ता है। बहू ये क्या, आज ये नाश्ता कैसे? हाँ माँ, आपकी नेपाली बहू ने इंडियन खाना बनाना सीख लिया है, एक बार खाकर तो देखो। मुझे तो देखने से ये खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। रोहित क्यों झूठ बोल रहा है? तुम जब देर रात दोनों खाना बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, तब मैं भी किचन की खिड़की से चुपके से तुम दोनों की ये हरकत देख रही थी और तुम्हारी बातें भी सुन रही थी। और तुम्हें क्या लगा कि मुझे नहीं पता कि ये खाना बहू ने नहीं बनाया, बल्कि बाहर से ऑर्डर हुआ है? सासू माँ, हमको माफ कर देना तुम। हमको नहीं आया खाना बनाना, लेकिन हम पूरा कोशिश किया। और आज जो रोहित बाहर से मंगवाया, उसके लिए भी माफ कर देना हमको। बहू मैं जानती हूँ, पर मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि तुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे इस बात से नाराजगी है कि मैंने अपनी नेपाली बहू को रसोई संभालने को दिया, लेकिन वो संभाल नहीं पाई। और संभाल नहीं पाई यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसने आज तक कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मम्मी जी आप मेरी मदद कर दो। बहू मैं बुरी नहीं हूँ, इसलिए अब से मैं तुझे खाना बनाना और रसोई को संभालना सिखाऊंगी। इस तरह से संचिता अपनी बहू को उसकी रसोई संभालना सिखाती है, साथ ही उसको इंडियन खाना बनाना भी सिखाती है।